हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा मई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और ये वीडियो जो है आपको कंप्लीट मिलेगी, हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि बायलिंगुअल मिलेगी। इसमें आपको क्वेश्चन, ऑप्शंस एंड कंटेंट दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। और मई मंथ का हमारा कंप्लीट पीडीएफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे ब्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर ऑल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमईज इन द कंट्री। यानी कि किस बैंक ने देश में सभी एमएसएमई यानी कि सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए भारत का पहला व्यापक ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस बैंक ने लॉन्च किया है एमएसएमई के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम? ये लॉन्च किया है आईसीआईसी बैंक ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आईसीआईसी बैंक is the right answer of this question. तो आईसीआईसी बैंक लॉन्च इंडिया ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमई। तो आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है एमएसएमई के लिए भारत का ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम। और आईसीआईसी बैंक हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम फॉर ऑल एमएसएमई इन द कंट्री व्हिच कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द कस्टमर्स ऑफ अदर बैंक्स, जिसका उपयोग जो है अदर बैंक के कस्टमर्स भी कर सकते हैं। जो आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है क्या? ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम एमएसएमई के लिए। तो अदर बैंक जो है आईसीआईसी बैंक के अलावा अदर बैंक के कस्टमर्स भी इसको यूज कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर जो ऑप्शंस में जो कंटेंट दिए हैं वो भी आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। आप लोग वीडियो को पॉज करके, ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए कि क्वेश्चन जो है वो कंटेंट से भी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं। तो इसलिए आपने कंटेंट जो है वो जरूर पढ़ना है लाइन बाय लाइन। बात कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक की। तो आईसीआईसी बैंक फाउंडेड इन 1955, इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, हेडक्वार्टर है वडोदरा, एमडी सीईओ है संदीप बख्शी, चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अनु बागची और टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। तो ये सारे ही पॉइंट्स जो है किसी भी बैंक के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आईसीआईसी बैंक मेनली पूछा जाता है फाउंडेड, तो ये है 1994। ये आपने याद रखना है कि इनकॉर्पोरेटेड यानी कि कब फाउंड हुआ था? 1994। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड एडिशनल फंडिंग ऑफ रुपीज डैश फॉर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए डैश के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। अमाउंट पूछा गया है कितना? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रुपीज 820 करोड़ यानी कि 820 करोड़ रुपये का सही आंसर है। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। यानी कि कैबिनेट अप्रूव्ड एडिशनल फंडिंग ऑफ रुपीज 820 करोड़ फॉर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक or the union cabinet has approved additional funding of rupees 820 crore for India Post Payments Bank. With this grant, the project outlay for setting up of India Post Payment Banks has been revised from rupees 1435 crore to rupees 2255 crore। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए। इस अनुदान के साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए परियोजना परिव्यय को 1435 करोड़ रुपए से संशोधित करके 2255 करोड़ रुपए कर दिया है। ये अमाउंट याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंट तरीके से भी। तो क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है कि कितने रुपए को संशोधित करके कितना कर दिया है। तो अमाउंट याद रखना है कि 1435 करोड़ रुपए को संशोधित करके 2255 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी कि
IPPB India Post Payment Bank has been revised from rupees 1,435 crore to rupees 2,255 करोड़। तो अमाउंट आपने याद रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपने कंटेंट जरूर पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर आप PDF डाउनलोड करके पढ़िए, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आजकल बैंक एग्जाम्स में काफी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फाउंडेड इन September 1st 2018 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। MD CEO कौन है? जे वेंकटरमू। और टैगलाइन क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो किसी भी बैंक के रिगार्डिंग ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने जरूर देखना है। हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD CEO, ये सारे ही पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FitPay has partnered with which bank to offer customers with seamless connected banking experience, यानी कि ग्राहकों को निर्बाध कनेक्टेड बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए FitPay ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस बैंक के साथ की है? तो यस बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा यस बैंक। तो FitPay partnered with Yes Bank to push financial inclusion. FitPay Financial Technology API platform has partnered with Yes Bank to offer Yes Bank customers with seamless connected banking experience. यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए FitPay ने Yes Bank के साथ भागीदारी की। वित्तीय प्रौद्योगिकी की API प्लेटफॉर्म FitPay ने Yes Bank के ग्राहकों को निर्बाध कनेक्टेड बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए Yes Bank के साथ भागीदारी की है। तो किसके साथ की है? FitPay ने जो पार्टनरशिप की है वो किसके साथ की है? वो की है यस बैंक के साथ। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। बात कर लेते हैं FitPay की जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2017, हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश। फाउंडर एंड CEO कौन है? मनन दीक्षित। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? FitPay की। इसके फाउंडर एंड CEO है मनन दीक्षित। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been appointed as chairman of CBDT? What is the full form of CBDT? Central Board of Direct Taxes। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ जब भी ये क्वेश्चन आता है। तो CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसे CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। राइट आंसर क्या है? संगीता सिंह इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Sangeeta Singh appointed as chairman of CBDT. Sangeeta Singh, an Indian Revenue Services IRS officer from the 1986 batch, has been appointed as chairman CBDT with effect from May 2, 2022। यानी कि जो है 1986 बैच की IRS ऑफिसर हैं संगीता सिंह, इनको 2 मई 2022 से CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं CBDT की। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन हुआ 1964, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन है संगीता सिंह। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च स्किल लोन्स इन एसोसिएशन विद द एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम ASAP केरला? तो किस बैंक ने अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम यानी कि ASAP केरल के सहयोग से कौशल ऋण लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है, स्किल लोन्स लॉन्च किया है। तो ये सही आंसर का क्या हो जाएगा? केनरा बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो केनरा बैंक has launched skill loans in association with the Additional Skill Acquisition Program Kerala, the government company under the Higher Education Department। तो केनरा बैंक ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम यानी कि एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम ASAP केरल के सहयोग से कौशल ऋण स्किल लोन लॉन्च किया है। क्या किया है? कौशल ऋण यानी कि स्किल लोन लॉन्च किया है, केनरा बैंक ने लॉन्च किया है। और इस सुविधा के तहत 5,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज प्रदान किया जाएगा।
इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं केनरा बैंक की। तो केनरा बैंक एस्टैब्लिशमेंट 1 जुलाई 1906, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक है, सीओएमडी है लिंगम वेंकट प्रभाकर, और इसका टैगलाइन क्या है, टुगेदर वी कैन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, केनरा बैंक की। सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been elected to the board of directors of the Federal Reserve Bank of New York, New York, United States of America? तो निम्नलिखित में से किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के निदेशक मंडल के लिए चुना गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के, यानी कि किसको चुना गया है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से, तो वो है अरविंद कृष्णा। क्या नाम है इनका, अरविंद कृष्णा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आईबीएम के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरविंद कृष्ण को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है, और बैंक ने घोषणा की कि 60 वर्षीय अरविंद कृष्ण को क्लास बी डायरेक्टर चुना गया है, और बयान में कहा गया है कि अरविंद कृष्ण 31 दिसंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। IBM chairman and CEO, Chief Executive Officer Arvind Krishna has been elected to the board of directors of the Federal Reserve Bank of New York. He will be the vacancy in the office of the remaining portion of 3-year term ending December 31st, 2023. इसी के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों ही लैंग्वेज में कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। हम फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट हुआ 1913। इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ है जॉन सी विलियम्स, और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम टू रिड्यूस अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, यानी कि किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम की अग्रिम लागत को कम करने के लिए पे एज यू ड्राइव कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो की है एचडीएफसी ईर्गो। एचडीएफसी ईर्गो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एचडीएफसी ईआरजीओ ने प्रीमियम की अग्रिम लागत को कम करने के लिए पे एज यू ड्राइव कार्यक्रम शुरू किया है। एचडीएफसी ईआरजीओ लॉन्च्ड पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम टू रिड्यूस अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, एंड एचडीएफसी ईआरजीओ जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू पे एज यू ड्राइव कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा भी की है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो स्टैब्लिशमेंट है 2002, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, एमडी सीओएस के रितेश कुमार। किसकी बात हो रही है, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been recently appointed as the ex officio member of the Monetary Policy Committee MPC by Central Board of Directors of Reserve Bank of India, यानी कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा मौद्रिक नीति समिति MPC के पदेन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजीव रंजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। तो राजीव रंजन अपॉइंटेड एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो राजीव रंजन को आरबीआई मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है, और राजीव रंजन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। तो राजीव रंजन को आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं, और अदर मेंबर्स के नाम भी मैंने दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप देख सकते हैं कि अदर मेंबर्स ऑफ एमपीसी कौन है। एमडी पात्रा, शक्तिकांत दास, शशांक भिंडे, असीमा गोयल और जयंता वर्मा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Name the Bangalore-based neo-banking startup which has become the country's 100th unicorn after raising $50 million at a valuation of $1 billion from IIFL। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेंगलुरु स्थित नियो बैंकिंग स्टार्टअप का नाम बताइए जो IIFL से $1 बिलियन के मूल्यांकन पर $50 मिलियन जुटाने के बाद देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कौन सा है नाम पूछा गया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओपन। ओपन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। India got its 100th unicorn when neobanking fintech portal Open raised fresh capital to push up its value to over $1 billion। यानी कि भारत को अपना 100वां यूनिकॉर्न तब मिला जब नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल ओपन ने अपने मूल्य को $1 बिलियन से अधिक तक बढ़ाने के लिए नई पूंजी जुटाई। तो इसका राइट आंसर क्या है? ओपन इज द राइट आंसर। और इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, आप इनको जरूर पढ़िए। बात कर लेते हैं ओपन की। तो अबाउट द ओपन फाउंडेड इन 2007 एंड को फाउंडर एंड सीईओ कौन है? अनिल अच्युतन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ओपन की। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank has partnered with Anthil Ventures and Headstart Network Foundation to launch bank's business class फाउंड ईडी टू सपोर्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स? यानी कि किस बैंक ने एंथिल वेंचर्स और हेड स्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन के साथ होनहार्ड स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए बैंक के बिजनेस क्लास फाउंडेड को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डीबीएस बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डीबीएस बैंक पार्टनर्ड विद हेडस्टार्ट एंड एंथिल टू सपोर्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स। यानी कि डीबीएस बैंक ने प्रॉमिसिंग स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए हेडस्टार्ट और एंथिल के साथ भागीदारी की है, यानी कि पार्टनरशिप की है। तो डीबीएस बैंक इंडिया हैज पार्टनर्ड विद एंथिल वेंचर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्केलिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स एंड हेडस्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन इंडिया लार्जेस्ट वॉलंटियर ड्राइवन ग्रासरूट लेवल स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबलर टू लॉन्च डीबीएस बिजनेस क्लास फाउंड ईडी। यानी कि डीबीएस बैंक इंडिया ने स्टार्टअप्स के लिए एक इन्वेस्ट और स्केलिंग प्लेटफॉर्म एंथिल वेंचर्स और हेडस्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन भारत के जो सबसे बड़े स्वयंसेवक संचालित ग्रासरूट स्तर और स्टार्टअप इकोसिस्टम एंडलर के साथ साझेदारी की ताकि डीबीएस बिजनेस क्लास फाउंडेड को लॉन्च किया जा सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आपने इसको जरूर देखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम बात कर लेते हैं डीबीएस बैंक की। तो डीबीएस बैंक फाउंडेड इन 1944, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, एमडी कौन है? सुरजीत सोम। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डीबीएस बैंक की बात हो रही है। डीबीएस बैंक के एमडी है सुरजीत सोम। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस बैकेड प्रिंसिपल फॉर रिस्पांसिबल इन्वेस्टमेंट अफर्मिंग इट्स कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी कि कौन सी बीमा कंपनी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित सिद्धांतों के लिए जिम्मेदार निवेश PRI में शामिल हुई है, जो दीर्घकालिक मूल्य निर्माण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन बैक्ड प्रिंसिपल फॉर रिस्पांसिबल इन्वेस्टमेंट, प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पांसिबल इन्वेस्टमेंट यानी कि PRI अफर्मिंग इट्स कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? HDFC लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो HDFC लाइफ संयुक्त राष्ट्र समर्थित प्रिंसिपल फॉर रिस्पांसिबल इन्वेस्टमेंट में शामिल हो गया है, जो दीर्घकालिक मूल्य निर्माण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। यानी कि HDFC लाइफ हैज जॉइंड द UN बैक्ड प्रिंसिपल फॉर रिस्पांसिबल इन्वेस्टमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। HDFC लाइफ इज डेडिकेटेड टू द रिस्पांसिबल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं और जरूर देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए या फिर आप PDF डाउनलोड करके देखिए। हम बात कर लेते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, यानी कि HDFC लाइफ की। तो HDFC लाइफ फाउंडेड इन 2000, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, MD CEO कौन है? विभा पाडलकर। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? HDFC लाइफ की। ये क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which bank has launched its first digital product pre-approved personal loan यानी कि PAPL product under project Word of Advance Virtual Experience Wave. Word of Advance Virtual Experience Wave. तो प्रोजेक्ट वर्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस के तहत किस बैंक ने अपना पहला डिजिटल उत्पाद प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन उत्पाद लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। The public sector bank, the Indian Bank, has presented a pre-approved personal loan product under Project Wave. The Chennai West Bank announced the Word of Advanced Virtual Experience Wave Digital Transformation Project in January 2022 to introduce its first digital product, the pre-approved personal loan, which intends to give consumer with rapid loan disbursement. यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक, द इंडियन बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के तहत प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन जो प्रोडक्ट है वो प्रस्तुत किया है और बैंक ने अपने पहले डिजिटल उत्पाद प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन को पेश करने के लिए जनवरी 2022 में वर्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस यानी कि वेव का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म है वर्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस वेव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, ये ऊपर हिंदी में है और नीचे इंग्लिश में है, इनको आप जरूर देखिए। बात कर लेते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक फाउंडेड इन 15 अगस्त 1907, हेडक्वार्टर है चेन्नई और सीईओ कौन है? श्री शांतिलाल जैन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इंडियन बैंक की। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank has become the first public sector bank to go live on the account aggregator ecosystem? यानी कि कौन सा बैंक खाता एग्रीगेटर पारिस्थितिक तंत्र पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। Union Bank of India became the first public sector bank to go live on the account aggregator ecosystem. The framework facilitates sharing of financial information on a real-time basis between regulated entities. AES are licensed by the RBI to enable the flow of data between financial information providers and financial information users. तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। ये फ्रेमवर्क विनियमित संस्थाओं के बीच वास्तविक समय के आधार पर वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स FIPs और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स के बीच डेटा के प्रवाह को सक्षम करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर को RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये पॉइंट्स भी मैंने आपको दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़िए। बात कर लेते हैं हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो फाउंडेड इन 1919, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और MD/CEO है राजकिरण राय जी। टैगलाइन क्या है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का? गुड पीपल टू बैंक विद। क्या है इसका टैगलाइन? गुड पीपल टू बैंक विद। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशुल स्वामी हैज बीन अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। यानी कि अंशुल स्वामी को किस लघु वित्त बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका सही आंसर है। अंशुल स्वामी को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD CEO नियुक्त किया गया है। अंशुल स्वामी हैज बीन अपॉइंटेड MD CEO ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI हैज इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ ऑल इंश्योरेंस कंपनीज टू इन्वेस्ट इन द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज टू 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट्स फ्रॉम 25%। यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में निवेश करने के लिए सभी बीमा कंपनियों की निवेश सीमा 25% से बढ़ाकर कितनी % कर दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो कितना कर दिया है, 30% कर दिया है 25% से बढ़ाकर। तो IRDAI इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, IRDAI का इसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीमा कंपनियों को BFSI क्षेत्र में संपत्ति का 30% तक का निवेश करने की अनुमति दी है। IRDAI allowed insurance company to invest up to 30% of assets in BFSI sector। BFSI का फुल फॉर्म है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। बात कर लेते हैं IRDAI की। तो फाउंडेड इन 1999, हेडक्वार्टर है हैदराबाद। याद रखिएगा IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मुंबई बहुत लोग बोल के या लिख के या ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इसका क्या है, मुंबई रॉन्ग है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। IRDAI का चेयरपर्सन है देबाशीष पांडा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, IRDAI की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Reserve Bank of India has recently imposed a monetary penalty of rupees 1.12 crore on which of the following bank for non-compliance pertains to certain directions issued under the Know Your Customer Directions of 2016। यानी कि RBI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक पर 2016 के अपने ग्राहक को जानिए KYC दिशा निर्देशों के तहत जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए 1.12 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो RBI ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर गैर अनुपालन के लिए 1.12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस पे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्यों लगाया है, तो RBI ने बैंक पर 2016 के अपने ग्राहक को जानिए यानी कि KYC के दिशा निर्देश के तहत जो कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे, क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है, अमाउंट भी पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है RBI ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। तो अमाउंट अगर पूछा जाएगा तो अपने कंटेंट पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, अमाउंट कितना है 1.12 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको बोलती हूँ कि आप लोग जरूर पढ़िए कंटेंट को लाइन बाय लाइन। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं, इनको भी जरूर पढ़ना है। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has amended norms for banks to claim the amount of interest subvention which is provided to farmers under the short-term crop loan scheme through Kisan Credit Card. In order to provide short-term crop loan up to rupees 3 lakh to farmers at an interest rate of 7% per annum, the government offer interest subvention of -% annually to banks। तो क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन जो इतना लंबा पूछा गया है इसको देख के पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि RBI ने बैंकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालिक फसल ऋण योजना के तहत किसानों को प्रदान की जाने वाली ब्याज पर सबवेंशन की राशि का दावा करने के लिए मानदंडों में कुछ संशोधन किया है। अब क्वेश्चन यह है कि किसानों को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करने के लिए सरकार बैंकों को कितने % वार्षिक ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितने % सरकार बैंकों को वार्षिक ब्याज सबवेंशन जो है वो प्रदान करती है, तो कितना % करती है, सही आंसर हो जाएगा 2%, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। तो RBI ने KCC के तहत अल्पकालिक फसल ऋण योजना पर बैंकों के लिए संशोधित मानदंड क्या है कि RBI ने बैंकों के लिए KCC के माध्यम से अल्पकालिक फसल ऋण योजना के तहत किसानों को प्रदान की जाने वाली जो ब्याज सबवेंशन की राशि का दावा करने के लिए मानदंडों में संशोधन किया है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए लंबित दावों को 30 जून 2023 तक वैधानिक लेखा परीक्षक के प्रमाणीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार किसानों को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर बैंकों को सालाना 2% का ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 2%।
बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, गवर्नर है शक्तिकांत दास और 4 डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के। आपको पता ही है कौन कौन है, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर 4 डेप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमने अपना मई मंथ का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप लोग मेरे अदर चैनल हिमानी बिस ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।